हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का राजधानी कोचिंग के इस मंच पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है, सिविल कोर्ट का आप कर्मचारी बनना चाहते हैं, सिविल कोर्ट के माध्यम से अपनी भविष्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो आइए हम लोग जो है उसकी तैयारी, मुकम्मल तैयारी को अंजाम तक पहुँचाएँ। हर प्रश्न का क्यों और कैसे के साथ हर प्रश्न को तार्किक रूप से उत्तर दे को समझने और समझाने का काम करना है। आपके सामने देखिए, पहला प्रश्न जो आता है वो करंट आपका क्या है। पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को बोलते हैं CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अनुच्छेद 148 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो नियुक्ति के बाद 6 वर्ष, नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक, 65 वर्ष की अवस्था तक दोनों में जो पहले पूरा हो तब तक अपने पद पर काम करता है। इसके पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। CAG कैसी संस्था है? यह एक स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस संगठन है। कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। कैसी संस्था है? यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। CAG क्या है? तो यह केंद्र और राज्य सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, केंद्र सरकार राज्य सरकार के धन का संरक्षक, धन का संरक्षक, संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी कहलाता है। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, अर्थात आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे, राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे और महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज की नीति को धरातल पर उतारे। इसके अलावा देखिए, इसमें अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 कहता है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय शांति, एक मिनट, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम करे, अर्थात फॉरेन डिप्लोमेसी, वैदेशिक नीति को मजबूत बनाए। अगला कहता है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के माध्यम से यह वाद योग्य नहीं है, न्यायालय के माध्यम से इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया ए, अनुच्छेद 40। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी, प्राचीन काल में चोल 2 बार है। एक बार चोल है संगम काल में, जिसमें चोल वंश का संस्थापक है करिकाल। इसकी राजधानी कहाँ थी? देखिए आपका सी नंबर है उरैयूर। राजधानी कहाँ थी? उरैयूर। और दूसरा बार फिर 850 ईस्वी में इसका संस्थापक है विजयालय, तब राजधानी था तंजौर।
तो पहला बार चोल का राजधानी था उरयू और दूसरी बार राजधानी थी तंजौर। तो आंसर क्या हो गया? सी। कावेरी पट्टनम चोल वंश की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था और मदुरई को वर्तमान में क्या कहते हैं? मंदिरों का नगर, अर्थात यहाँ देवी माता पार्वती का मंदिर है जिसे मीनाक्षी मंदिर के नाम से जानते हैं। अगला है नीचे दिए गए सुल्तान के काल क्रमानुसार। देखो दिल्ली सल्तनत में क्रमशः 5 राजवंश का शासन रहा। पहला जो रहा वह है गुलाम वंश। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। दूसरा है खिलजी वंश। दूसरा कौन सा वंश है? खिलजी वंश। ये रहा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तीसरा है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तीसरा है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। चौथा है सैयद वंश। चौथा है सैयद वंश 1414 से 1451। और पांचवा है लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। ये 5 राजवंश के शासनकाल को इतिहास के पन्नों पर क्रमशः दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो गया? सबसे पहले गुलाम वंश, अर्थात आंसर हो गया आपका 44 नंबर का आंसर होता है बी। 44 का आंसर क्या हो गया? बी। अगला ये अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक कार्य, पूरे उत्पादन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। जिसे सीधे नेचर से हम प्राप्त करते हैं, सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वह प्राथमिक क्षेत्र। प्रकृति से कपास प्राप्त किए, प्रकृति से कोयला प्राप्त किए, प्रकृति से जल प्राप्त किए, प्रकृति से कृषि उत्पाद प्राप्त किए, प्रकृति से अंडा दूध मछली प्राप्त किए, और यदि वो हो गया प्राथमिक उत्पाद। और उस प्रकृति के प्रोडक्ट को किसी अन्य रूप में बदल दिए। कपास को कपड़ा में बदल दिए, कोयला को बिजली में बदल दिए, पानी को बिजली में बदल दिए, तो हो गया उद्योग क्षेत्र। और उससे द्वितीयक क्षेत्र, और उसे लोगों तक पहुंचाए तो वह तृतीयक या सेवा क्षेत्र हो गया। तो सभी प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त होता है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात आंसर क्या हो गया? सी। अब आइए 45 का 46 नंबर, मांग का नियम। मांग का नियम कहता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी आती है। तो मांग कौन कम करेगा? उपभोक्ता, कस्टमर। किसी वस्तु की कीमत में कमी आने पर मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ प्रधान किसका? उपभोक्ता। उपभोक्ता मांग करेगा तो बाजार में वस्तु की पूर्ति होगी। उपभोक्ता मांग नहीं करेगा, बाजार में वस्तु की पूर्ति नहीं होगी। तो पूरा बाजार निर्भर करता है मांग और पूर्ति पर। कुछ जगह मांग तो कुछ जगह पूर्ति प्रभावित करता है, लेकिन दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। कस्टमर के मांग के आधार पर, जो सिनेमा में क्या कहता है कि बाजार की यही मांग है, दर्शक की यही मांग है, तो दर्शक की मांग पर सिनेमा को तैयार करते हैं। ग्राहक की मांग पर बाजार में सामान की, प्रोडक्ट की पूर्ति होती है, अर्थात उपभोक्ता की प्राथमिकता। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है, देखो हिमालय पर्वत को साफ करने वाला, हिमालय पर्वत का देखिए सबसे उत्तरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के पूर्व बना हुआ, जिसमें आपका काराकोरम श्रेणी जिससे निकलती है सिंधु सतलज। दूसरा होता है बृहत हिमालय। बृहत हिमालय को ही हिमाद्री, सालों भर बर्फ जमा रहने वाला हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद होता है लघु हिमालय। और हेलो विद्यार्थीगण, कुछ तकनीकी खामियां कारण कुछ देर तक व्यवधान उत्पन्न हो गया। ऐसे भी आपको ज्ञात है कि जितना हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते हैं, कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी के हम अधीन होते जाते हैं, तो
तो उसका तो कुछ लाभ तो कुछ घाटा होता ही है। अगला प्रश्न आपके सामने है 48। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर, और विशाल मुख को कहते हैं कालडेरा। ज्वालामुखी के विशाल मुख को कहते हैं कालडेरा, और इसी क्रेटर में जब जल का जमाव हो जाता है तब उसे बोलते हैं क्रेटर झील। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी valve, सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। चलिए, अधिकेंद्र, भूकंप जहाँ शुरू होती है पृथ्वी की धरातल के नीचे उसे केंद्र, और धरातल पर जहाँ सबसे पहले उसे महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता के स्तर को क्या कहते हैं? निर्भर करता है उसकी तनुता पर। अपघट किसको कहते हैं? किसी विद्युत अपघटक को विद्युत धारा द्वारा अपघटन को ही अपघट कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? तनुता। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा, देखिए अम्लीय वर्षा यूरोप में बहुत ज़्यादा होती है। जब उद्योग जगत से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में घुल जाती है, तो वातावरण में घुलने से जब वर्षा होती है उससे सल्फर डाइऑक्साइड मिश्रित वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए, मानव जीवन के लिए, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु पादप के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगला कहता है कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत बनाने के बाद किसे? अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का अंग कब बनाया? तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 रहा। अकबर ने 1576 में बिहार बंगाल का नवाब था दाऊद खां, इसने विद्रोह कर दिया। तब इसने मुनीम खां को विद्रोह का दमन के लिए भेजा, और स्वयं 1576 में अकबर पहुंचा और दाऊद खां को पराजित करके मुनीम खां, जो अकबर का पहला संरक्षक भी था, मुनीम खां को, अकबर का पहला संरक्षक मुनीम खां को उसने बंगाल बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। कब? 1576 ईस्वी में। कब नियुक्त किया? तो 1576 ईस्वी में। आजम खान, राजा मानसिंह, बाद में राजा मानसिंह को बिहार का जागीरदार बनाकर भेजा गया था। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च सही है। लेकिन विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? 23 फरवरी को। विश्व शांति दिवस 23 फरवरी को। अब यहाँ पर जो विकल्प है 27 सितंबर क्या होता है? तो विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। चलिए, 5 तारीख से 4 तारीख और एक स्पेशल आपको ज्ञात हो गया। और आपके सामने आज का अंतिम, ये सेट का अंतिम प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला हिमाचल प्रदेश का चंबा, और पहला राज्य जहाँ हर घर तक जल पहुँच गया वह राज्य बना गोवा। पहला राज्य कौन बना? गोवा। जिला में कौन बना? 100वां जिला हिमाचल प्रदेश का चंबा। और इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 2019 से। योजना की शुरुआत हुई थी 2019 से। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार संपन्न हुआ मुंबई में, और अक्सर हाँ ये मुंबई में ही इसका आयोजन भी किया जाता है। तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न था। इस प्रकार से सिविल कोर्ट का यह पहला सेट का 15वां प्रश्न पूरी तरह तार्किक, लॉजिकल रूप से आपके सामने उसका उत्तर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई बेहतर, ज्ञानवर्धक लगा होगा। मैं इसके कश्यप आज आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले सेट के साथ मैं आपके पास पुनः आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।